हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस माइनर का एक टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत के संविधान की विशेषताएं। यूनिट 1 का टॉपिक है ये। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में है बीए प्रोग्राम में, तो आपको पता ही होगा कि 20 जुलाई को आपका पॉलिटिकल साइंस माइनर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है। आपको ही पता है कि भारत का जो संविधान है उसको संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान एक विस्तृत यानी कि काफ़ी बड़ा फैला हुआ कानूनी यानी कि जो लीगल हो, ठीक है, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। यह भारत की सर्वोच्च निधि है, यानी कि सर्वोच्च विधि का मतलब होता है सुप्रीम लॉ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जो है वो भारत की सर्वोच्च विधि है, यानी कि सुप्रीम लॉ है। अन्य सभी विधियाँ भारतीय संविधान के अधीन होती है। जितने भी कानून हमारे कंट्री में इन्फोर्स होते हैं, जितने भी कानून हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट होते हैं, लागू किए जाते हैं, वो सभी कानून संविधान के अंतर्गत लागू किए जाते हैं। ठीक है, संविधान के अधीन होते हैं वो सभी। संविधान से बढ़कर हमारी कंट्री में कुछ भी नहीं है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये इतना ही नहीं, हमारे संविधान में अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब हमारी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें 105 संशोधन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है वो ज़्यादा सख्त नहीं है, मतलब कि उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, मतलब कि वो हल्का सा लचीला भी है। ठीक है, अभी आप जब विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसमें ये जानेंगे। पहली बार संविधान संशोधन जो है वो 1950 में किया गया था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था, 1950 में। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं कि हमारी कंट्री में जो सिटीजन्स हैं, हमारी कंट्री में जो नागरिक हैं, उनको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार प्राप्त है, वो सभी संविधान में लिखे हुए हैं, लिखित है। ठीक है, नागरिकों के मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारी सरकार के जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इनके बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है उनके बारे में भी लिखा हुआ है। अब आपको पता ही होगा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है तीनों पावरफुल है, तीनों शक्तिशाली है, और तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या आपको ये पता है कि किसको कौन सी शक्ति दी गई है? तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। विधायिका जो है इसके पास कानून बनाने की शक्ति होती है। कानून कौन बनाती है? विधायिका। इसके अंतर्गत संसद आती है। ठीक है, कार्यपालिका जो है ये कानून को लागू करवाती है। कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री और ये जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? कार्यपालिका के अंदर। जो ब्यूरोक्रेसी होती है यानी कि जो नौकरशाही व्यवस्था होती है वो भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आती है, जो कानून को लागू करवाने का काम करती है। न्यायपालिका के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय, ये सब आते हैं न्यायपालिका के अंदर, जिनका मेन काम क्या होता है? संविधान की रक्षा करना, संविधान के कानूनों की व्याख्या करना। इसके अलावा अगर सरकार और नागरिकों के बीच में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो उन मतभेदों को हल करने का काम सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो ये इनके काम है, शक्तियों का बंटवारा है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विषयों का विभाजन भी किया गया है। विषयों का विभाजन मतलब कि 3 सूचियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सभी सूचियों के बारे में आपने पढ़ा होगा। राज्य सूची वो सूची होती है जिसके बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को होता है। ठीक है, इसके अलावा जो केंद्रीय सूची होती है जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार को होता है। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, उसके बारे में कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। विशेषताओं में आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा
जो हमारा संविधान है वो एक गुणवत्तापरक दस्तावेज है जो अपने आप में विभिन्न विशेषताएं समेटे हुए है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता देखिए। पहली विशेषता के लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, बाकी जो देश हैं जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, मतलब कि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, बट इंडिया का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था, आपको पता ही होगा। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था संविधान सभा का। संविधान सभा का क्या बनाया गया था, उनको चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, बट उनको टेम्पररी यानी कि अनिश्चित काल के लिए ही अध्यक्ष बनाया था। जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, ये देखिए संविधान जो है, जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, लेकिन भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, क्योंकि भारत का संविधान बनाने के लिए एक विधिवत तरीके से एक सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान देखिए विशाल संविधान है, यानी कि बहुत बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये लिखित है, मतलब कि हाथों से लिखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को विस्तृत रूप से लिखा गया है। अच्छा, क्या कारण है कि भारत का संविधान बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है? तो इसके 3 कारण हैं मेनली। पहला, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए एक ही संविधान है, मतलब कि हमारा जो संविधान है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रावधान लिखे गए हैं, तो इसलिए इसका आकार काफ़ी बड़ा हो गया है। दूसरा, हमारा जो संविधान है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है, इसलिए इतने बड़े देश को चलाने के लिए जो संविधान है वो भी काफ़ी विस्तृत होगा, कॉमन सी बात है। तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो भी काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी विशाल है, क्योंकि हमारा जो देश है वो भी बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान जब बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, 25 भाग थे, जब हमारा संविधान बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वर्तमान समय में देखा जाए तो हमारे संविधान में 448 के करीब अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है, मतलब कि इसमें संशोधन करना आसान भी है और मुश्किल भी। अब आसान और मुश्किल कैसे है ये जानते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का लचीला होने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है। सिंपल मेजॉरिटी, मतलब कि संसद में जितने भी लोग आए हैं उसका 50% अगर लोग हाँ बोल दे किसी कानून के बनने के लिए तो वो सिंपल मेजॉरिटी हो गया। ठीक है, जैसे अब संसद में मान लो किसी दिन संसद के अंदर 100 लोग आए, ठीक है, 100 मंत्री है संसद के अंदर किसी दिन, और उस टाइम पर एक प्रपोजल रखा गया, एक प्रावधान रखा गया कि भारत के किसी राज्य का नाम बदल कर कुछ और रख दिया जाए। तो इस चीज़ पर वोटिंग होगी कि कितने लोग सहमत हैं इस राज्य का नाम बदलने के लिए। ठीक है, तो अगर 100 लोगों में से 50 लोग, 50 से एक ज़्यादा, ठीक है, 50+1 सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, आधे से एक ज़्यादा। तो अगर 51 लोग यानी कि 50+1 लोग मान गए उस स्टेट का नाम बदलने के लिए तो स्टेट का नाम बदला जाएगा। अगर 51 लोग नहीं माने, अगर सिर्फ 50 लोग माने या फिर अगर सिर्फ 48 लोग माने तो स्टेट का नाम नहीं बदला जाएगा। तो ये होती है सिंपल मेजॉरिटी। तो कुछ प्रावधान भारतीय संविधान के ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राज्यों का नाम, उनकी सीमा, ये सब। ठीक है, अच्छा ये देखिए, भारतीय संविधान के कठोर होने का अर्थ ये है कि जैसे आपने सुना ही होगा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में
ठीक है। आधारभूत संरचना, हमारा संविधान जो है इसकी जो आधारभूत संरचना है, जिसमें हमारे संविधान के मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है आधारभूत संरचना में। ठीक है। तो ऐसे जो मुख्य कानून हैं, इनको बदलने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि संसद के जितने भी सदस्य हैं, मान लो संसद में 100 लोग आए, ठीक है, किसी दिन 100 लोग प्रेजेंट हैं, तो 100 के 100 लोग जो हैं वो एग्री होने चाहिए। इसके अलावा हमारा जो भारत है, इसके जितने भी स्टेट हैं, उसकी आधी जो उनमें से जो आधे स्टेट हैं, उनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, आपने सुना होगा स्टेट के अंदर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा, है ना। तो जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में से जितने भी राज्य हैं, उनमें से आधे राज्यों की विधानसभा और संसद के कुल सदस्यों का बहुमत मिलने पर संशोधन होता है, उसको विशेष रूप से विशेष बहुमत कहा जाता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको विशेष बहुमत भी समझ में आ गया होगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या है कि संसद के दोनों सदनों में सभी सदस्य एग्री हो। इसके अलावा देश के आधे राज्यों के विधानमंडल का भी समर्थन मिले। ठीक है। तो इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। संघात्मकता, संघ मतलब आपको पता ही है क्या है, फेडरलिज्म, जिसमें क्या होता है राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और जो स्थानीय सरकार है उसके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में भी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है। इसके अलावा एकात्मक व्यवस्था का मतलब क्या है? एकात्मक व्यवस्था का मतलब ये है कि आपातकाल के समय पर राष्ट्रपति जो है उसके पास अधिकार चला जाता है कि वो पूरे देश पर शासन करें। ठीक है। राज्य भी उसी के अंतर्गत आ जाते हैं, राज्यों पर भी अधिकार मिल जाता है राष्ट्रपति को आपातकाल के समय। ठीक है। तो इसी तरीके से इसी कारण संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण कहा जाता है। संघात्मकता का मतलब यह है कि केंद्रीय, राज्य और जो स्थानीय सरकार उसके बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। एकात्मक व्यवस्था का मतलब ये है कि आपातकाल के समय पर केंद्र सरकार जो है उसके द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियों, वित्तीय प्रणाली आदि पर नियंत्रण केंद्र सरकार को मिल जाता है। ठीक है। तो इसलिए मतलब कि केंद्र सरकार थोड़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है आपातकाल के समय। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि यहाँ की जो सरकार है ये लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। ठीक है। नियमित चुनाव होते हैं। इसके अलावा जो चुनाव होते हैं वो स्पष्ट चुनाव होते हैं, ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी करके कोई जीते। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब भारत के जो नागरिक हैं वो सिर्फ भारत के ही नागरिक होते हैं। ठीक है। एंड हमारे भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर कोई व्यक्ति गुजरात का है तो वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं गुजराती हूँ, वो बोलेगा कि मैं भारतीय हूँ। मतलब कि राज्य की तरफ से हमको कोई भी नागरिकता नहीं दी जाती। हमारी एक ही नागरिकता है जो कि हमको देश के द्वारा दी जाती है, हमारी कंट्री के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, इंडियन होने की नागरिकता, यानी कि भारतीय होने की नागरिकता। ठीक है। जैसे अगर आप अमेरिका को देखें तो वहाँ पर एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ पर बहुल नागरिकता है, मतलब कि ड्यूअल सिटीजनशिप है। इसका मतलब है कि अमेरिका में व्यक्ति के पास दो नागरिकता होती है, एक तो अमेरिकन होने की नागरिकता और दूसरी वो जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है वहाँ की नागरिकता। बट हमारी कंट्री में एक ही नागरिकता है। हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य है, हर राज्य का व्यक्ति यही बोलता है कि मैं भारतीय हूँ। ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक टाइम पर हमारी कंट्री का और अंतर्राष्ट्रीय कंट्री का नागरिक नहीं हो सकता। मतलब कि जैसे आप मानकर चलिए, जैसे आप
भारत को छोड़कर विदेश में चले जाते हैं। एंड अगर आपको विदेश की नागरिकता मिल जाती है, जैसे अगर आपको किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता मिल जाती है, तो आप उसी क्षण भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं, क्योंकि भारत की जो नागरिकता है वो तभी स्वीकार की जाएगी जब व्यक्ति भारत में ही रह रहा हो। ठीक है। एकल नागरिकता का मतलब है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक हो, वह किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं रहता उस टाइम पर। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले जाए तो उसी समय वह सिर्फ भारत का नागरिक नहीं रहता। ठीक है। उसको फिर भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय व्यवस्था का मतलब क्या है? इसका मतलब भारत में मंत्री परिषद जो है, यानी कि जो कैबिनेट है, वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा सरकार तब तक ही अपना अस्तित्व बनाए रखती है जब तक वह लोकसभा में अपना बहुमत रखती है। जिस क्षण लोकसभा में बहुमत खो देती है उसी क्षण सरकार अपना अस्तित्व खो देती है। यानी कि सरकार के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो लोकसभा में अपना बहुमत बनाए रखे। ठीक है। बहुमत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है सरकार के लिए। सरकार को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लोकसभा में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी असमंजस की स्थिति में विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए आज हम इस वीडियो पर यहीं पर विराम लगाते हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।